सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। दोनों का सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का कोड है BPAC 108। ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूं तो भारत में लोक नीति और प्रशासन के बारे में डिस्कस कर रहा है कि जो भारत में लोक नीति है ना, यानी कि भारत में लोगों के द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब वो लोग कौन है? जो राजनेता हैं, जो बोल सकते हो विधानसभा, लोकसभा या फिर चुनावी व्यवस्था में जो बोल सकते हो राज्यपालिका के संसदीय व्यवस्था के सदस्य हैं, वो भाई करते हैं। तो भाई लोक नीति का मतलब क्या है? लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोक नीति कहते हैं। अब प्रशासन का मतलब होता है शासन व्यवस्था की स्थिति, उसी को हम प्रशासन कहते हैं कि भाई शासन कैसे किए जा रहे हैं, शासन व्यवस्था का कैसे निर्माण किया जा रहा है, चलाया कैसे जा रहा है, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर के साथ, इस सेशन में हम अपने पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, यानी कि ऑल राउंड जितना भी आपका ये ऑल ओवर जितना भी ये बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये आपका हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अगर मैं बात बोलूँ तो फर्स्ट चैप्टर का अगर मैं नाम बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में नाम आता है लोक नीति। हमारा, जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए तो हमारा नाम ही आ जाता है लोक नीति, परिभाषा, प्राकृतिक महत्व और आपका प्रकार। यानी कि लोक नीति का मतलब क्या होता है? समाज में रहने वाले लोगों के लिए द्वारा या फिर लोगों के लिए बनाई गई नीतियों को ही हम लोक नीति कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति का मतलब होता है स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो भाई, हमारे समाज में आपने देखा होगा कि नीतियों का निर्माण करने के लिए कानून व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, शासन व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि लोगों के संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है, या फिर विषय वस्तु देखने को मिलता है, सहनशीलता देखने को मिलता है, या फिर सकारात्मक पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। तो यही तो हमारा भाई एक बोल सकते हो कि क्षेत्र है, या फिर बोल सकते हो प्रकृति है। ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर। अब मान लो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है भाई, 5.9 इंच का मेरा हाइट है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, जो भी नहीं थी, तो ये मेरी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में हम लोक नीति के महत्व की भूमिका भी देखेंगे कि भाई लोक नीति क्यों जरूरी है, लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करना क्यों जरूरी है, ताकि भाई उनका विकास हो सके, ताकि उनका सर्वांगीण व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण विकास और सक्षमता के रूप में वो आगे बढ़ सके। इसीलिए लोक नीति का जो है महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि भविष्य में लोगों का बेहतर विकास हो सके, इसी के लिए भाई लोक नीति का निर्माण किया जाता है। अब मान लो कि आपने देखा होगा कि नीतियों का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि हर एक लोगों के लिए ना बेहतर कानून व्यवस्था का निर्माण के साथ साथ वो अपने आप में सक्षम हो सके, बेहतर तरीके से अपना विकास कर सके। इसीलिए तो भाई नीतियों का निर्माण किया जाता है। और लोक नीति क्या है? लोगों के कल्याण, लोगों के हित, लोगों के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोक नीति बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 क्या है? लोक नीति मॉडल। देखो, लोक नीति मॉडल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको कोई टीचर जो है ना असाइनमेंट्स के रूप में आपको दे देती कि एक मॉडल बनाओ। मॉडल क्या है? लाइक डेट कि आपका एक ओवन हो गया। ओवन का मतलब क्या है? जिसमें खाना गर्म करते हैं ना, आपने देखा होगा मशीन होता है ना एक छोटा सा, मतलब लाइक डेट की रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो भाई ओवन जिसे बोला जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा ट्रैफिक पुलिस का जो है पूरा आप स्ट्रीट लाइट का जो है वो बना देते हो मॉडल। ठीक है, या फिर मॉडल हम बोल सकते हैं कि आपने कहीं म्यूजियम देखा है, म्यूजियम में आपने कहीं पूरी म्यूजियम का पूरा एक स्ट्रक्चर देखा है कि पूरा उसका जो है छोटा सा आकार में उसका पूरा मैपिंग किया गया है, मॉडल बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? उसी को मॉडल बोला जाता है। तो भाई लोक नीति का मॉडल का मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जो नीतियों का निर्माण किया जाता है ना, अब जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के रूप में जो है यहाँ पर मॉडल तैयार किए जाते हैं
कि भाई नीतियों का निर्माण करने के लिए ना हम एक मॉडल का पहचान ले सके। अब मान लो कि हमारे देश में राजनीति का निर्माण किया जा रहा है। अब क्या राजनीति का निर्माण किया जा रहा है, वो राजनीति क्या सच में हम स्वयं निर्माण कर पा रहे हैं? नहीं, हम किसी ना किसी चीज़ का देख कर एक उस पर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हुए, उस पर हम टिक कर, उस पर हम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तब हम उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कि घर बनवाते समय भी हम क्या करते हैं, अब आर्टिफिशियल क्या है कि घर का स्ट्रक्चर बनवाते हैं, उसे भी तो मॉडल ही बोल सकते हो ना, कि आपने पूरा एक बोल सकते हो आर्किटेक्चर के रूप में जो है आपका पूरा एक ड्राइंग के रूप में आपने तैयार किया, तो वो भी मॉडल है। तो हम चैप्टर नंबर यही सेकंड में यही पढ़ेंगे कि जो राजनीति में अलग अलग संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं किस तरीके से बेहतरीन काम करने के लिए, तर्क संगत काम करने के लिए भाई अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए हैं। अब उन मॉडल के रूप में जो है उनका एक लक्ष्य टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है, उस चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि वो अपना जो है चुनाव पर्चा जारी करते हैं, तो उसमें क्या मॉडल होता है, भाई हम इस साल में ये करने वाले, इस साल में हम ये फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, इस साल में हम इस क्षेत्र के सड़कों का निर्माण कर देंगे, इस साल में हम सैनिकों के लिए इतना वो कर देंगे, और इस साल में हम इतनी वैकेंसी लेके आएंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बोल सकते हो उद्योग। तो एक मॉडल हो गया ना। तो इसी को हम राजनीतिक नीति का, लोक नीति का एक मॉडल देखते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर सेकंड में बहुत बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? थर्ड की बात की जाए तो भारत में लोक नीति प्रक्रिया, सूत्रीकरण और कार्यान्वयन। अब देखो ये क्या, नाम समझो, पहले नाम समझो क्या है। भारत में लोक नीति प्रक्रिया, यानी कि भारत में लोक नीति का निर्माण करते समय क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया का मतलब सभी जानते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखो, भारत में लोकतंत्र की नीति की प्रक्रिया, यानी कि भारत में जो लोकतंत्र की नीति बनाई जाती है ना, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सब्जी की एक रेसिपी बनाते हैं, यानी कि ठीक है, सब्जी की एक रेसिपी बनाते हैं, तो उस रेसिपी में आपने देखा होगा कि सब्जी को पहले धोते हैं, उसके बाद कट करते हैं, उसके बाद कढ़ाई बैठाते हैं, उसके बाद गर्म होता है, उसमें हम तेल डालते हैं, जीरा छौंक जो भी एनीथिंग लगा के, उसके बाद फिर हम उस सब्जी को डाल के, उसके बाद बढ़िया से फ्राई करने के बाद, उसके बाद जो भी हम मसाले वगैरह डाल के, फिर उसके बाद हम बोल सकते हो ग्रेवी वाली सब्जी बनाने, थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी कर देते हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक प्रक्रिया है सब्जी बनाने का। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा रहा था, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर थर्ड में यही पढ़ेंगे कि लोक नीति निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उसके सूत्र है, यानी कि सूत्र का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने सब्जी बनाने की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड में, कि भाई अलग अलग क्षेत्रों के बेहतरीन तरीके से वर्क करने के लिए, या फिर उसे परफॉर्मेंस के लिए हम जो जो प्रक्रियाओं का स्थापित करते हैं, जो जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उन अपनाने के कारण जो है हमारी ज़िंदगी में क्या क्या परफॉर्मेंस हो पाता है, क्या क्या ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अचानक से आगे बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ हम देश की प्रगति के लिए जो नीतियों का चयन कर कर हम अपने सामने प्रस्तुत करते हैं, या फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन नीतियों में क्या क्या बेहतरीन तरीके से गिरावट आती है, ये सारी बातें हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम नीति परिणाम का भी स्वरूप देखेंगे, कि भाई जो हम नीति बना रहे हैं उसका क्या रिजल्ट रह रहा है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, तो भाई उसका रिजल्ट क्या रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी बनाते हो, तो उसके बाद रेसिपी टेस्ट करते हो कि अच्छा यार कैसा स्वादिष्ट तो है, तो वो परिणाम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसके साथ साथ हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कार्यपालिका किस तरीके से अपना योगदान दिखाता है, आपका न्यायपालिका या फिर बोल सकते हो विधानमंडल अपना किस तरीके से योगदान दिखाता है। तो ये लोक नीति सूत्र निर्माण करने की प्रक्रिया है भाई। कौन कौन से स्थल जो है यहाँ पर मुख्य रूप में आपके क्षेत्र देखे जाता है। अब कार्यपालिका में यहाँ पे आपके मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसके बाद सचिवालय विभाग जो है, उसके बाद न्यायपालिका, ये सब क्या है, आपके लोक नीति निर्माण के महत्वपूर्ण अंश है भाई। इनके द्वारा लोक नीति निर्माण नहीं हो सकता, कोई भी नीति मतलब बन ही नहीं सकता भाई। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का जो है ये स्ट्रक्चर है किसी भी कानून व्यवस्था का निर्माण करने के लिए। तो इनके बिना कानून व्यवस्था का निर्माण पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसके साथ साथ चैप्टर नंबर थर्ड में ये भी पढ़ेंगे नीति कार्यान्वयन, ठीक है। अब इसमें बोले जाएंगे कि महत्वपूर्ण क्यों है,
महत्व का मतलब होता है अर्थ, और पूर्ण क्यों है, यानी कि बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण क्यों है। हम अपने कानून व्यवस्था के निर्माण में, नीति व्यवस्था के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई। तो देखो जाए हमारे कानून को क्यों निर्माण किया जाता है, ताकि हम प्रशासन के अनुसार हमारे बोल सकते हो कि एक सिस्टम तरीके से, सिस्टमेटिकली तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जीवन में विकास कर सके तथा जीवन को बेहतरीन तरीके से विकसित बना सके। इसीलिए हम सिस्टमेटिकली तरीके से जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर, जो कि अब कंप्लीट कर लेते हैं फिफ्थ चैप्टर के बारे में। फिफ्थ चैप्टर जो है भारत में बजट और बजट चक्र की अवधारणा का महत्व। बजट क्या होता है। बजट देखिए, सिंपल लैंग्वेज ये है कि बजट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बजट हमारे ज़िंदगी में पर्टिकुलर एक प्रॉपर वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर हम अपने देश के बारे में, अपने देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि उस सिस्टमेटिकली हम सामान के ऊपर कितना खर्च क्या करना है, कहाँ पे हमें क्या इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट को कहाँ पे अपने पैसे को लगाना है, ये सब हम बजट बोलते हैं। ठीक है, और ये बजट होता है जो आपके बोल सकते हैं कि साल में आपका पास करने का एक क्राइटेरिया होता है कि इस टाइम तक हम पास करते हैं। और ये बजट हमें देखने को मिलता है कि फरवरी से मार्च के आसपास पास आउट होता है। और बजट पास करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हर साल हमारा क्या रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बजट पास करते हैं। तो देखो भारत में बजट और बजट चक्र की अवधारणा, बजट चक्र का मतलब होता है कि कब से कब चल रहा है। ठीक है, तो उसी को हम चक्र बोलते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो बजट हमारे ज़िंदगी के लिए ही, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की व्यवस्था की अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है बजट पे। ठीक है, तो बजट की संकल्पना जो देखा जाए तो फ्रेंच भाषा से आता है, जो कि बोगेट के रूप में लिया गया है, जिसका अर्थ है वॉलेट, यानी चमड़े का बैग के रूप में देखा जाए। तो देखो ये बजट शब्द जो है ना, ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं बोगेट, बोगेट यानी कि वॉलेट यानी कि चमड़े का बैग। ठीक है, तो ये लाइडेट की बजट वर्ड का निहितार्थ मतलब है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आप फिफ्थ में यही पढ़ेंगे। और राजनीतिक कार्यक्रम के अनुसार जो है संसदीय व्यवस्था के रूप में बजट को किस तरीके से पास किया जाता है, किस तरीके से वार्षिक बजट की तैयारी की जाती है। वार्षिक मतलब यानी कि वर्ष में एक बजट, जो एक वर्ष में जो है बजट को परिभाषित, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक बार वर्ष में यानी कि साल साल में बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो इसे वार्षिक बजट बोलते हैं। तो हर साल कैसे बजट को पास किया जाता है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं, संसदीय व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पे कार्य करते हैं, तो ये आप चैप्टर नंबर फिफ्थ में पढ़ेंगे। और ये बजट का बोल सकते हो कि बिल और विनियोग व्यवस्था, और बोल सकते हैं विनियोग व्यवस्था ये होता है कि विनियोग व्यवस्था ये होता है कि जब हम लोकसभा के रूप में जो है यहाँ पे संसदीय व्यवस्था जो है बजट को पास करती है, चाहे किसी भी राशि के रूप में कि भाई इस क्षेत्र में, इस गांव में, इतने क्षेत्र में इतने लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भाई सड़क निर्माण हो, भाई कृषि व्यवस्था पर किसानों के लिए छूट दी जाए, इस तरीके से जो है हम बजट पास करते हैं। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर फिफ्थ, जो कि अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर सिक्स के बारे में। बजट कार्य के विभिन्न दृष्टिकोण एवं प्रकार, यानी कि बजट कार्यों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपने अलग अलग तरीके से है। देखो लाइन मत बजट का कार्य है। ठीक है, यानी कि देखो हम इसमें बजट कार्य क्या है, यानी कि जो हम बजट पास करते हैं उसके प्रॉपर आपके एक बोल सकते हो कि एक वर्क होता है, योजना, क्रमानुदेशन, बजट कार्य। भाई अलग अलग हम बजट कार्य के बारे में अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के बजट होते हैं। शून्य आधारित बजट होता है, ठीक है, जो कि वर्ष 1970 में इसे लागू किया गया था हमारे देश में। ठीक है, अब उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि जेंडर संबंधित बजट होता है। जेंडर संबंधित का मतलब होता है कि आप देखते हो कि महिलाओं के लिए इतना सारित होना चाहिए, इतना पुरस्कारित होता है, इतना मतलब स्त्रियों के लिए होना चाहिए, इतना पुरुषों के लिए होना चाहिए इस क्षेत्र में, वह इत्यादि इत्यादि। तो वो भी एक बजट ही है। उसके बाद लक्षण आधारित बजट, सॉरी लक्ष्य आधारित बजट, यानी कि टारगेट बेस्ड आपके बजट होते हैं कि भाई हमें एक टारगेट रखना है कि भाई हमें इस देश से आगे बढ़ना है, अमेरिका से आगे बढ़ना है, तो ये क्या है, ये भी एक बजट है। ठीक है, तो उसके बाद बजट कार्य दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पे तर्क संगत दृष्टिकोण, लोक प्रशासन दृष्टिकोण,
इत्यादि इत्यादि के बारे में पढ़ते हुए आपका ये चैप्टर नंबर 6 भी जो कि है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर क्या है, नागरिक प्रशासन, अंतर अंतरा पृष्ठ 1, लोक सेवा वितरण और लोक शिकायतों का निवारण। यानी कि देखो यहाँ पे आंतरिक सेवाएं का मतलब होता है कि लोगों को, नागरिकों को किस तरीके से भाई सेवाएं प्रदान की जाती है, उनका सोल्यूशन का मतलब प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे किया जाता है। तो ये आपका लोकसभा के क्षेत्र के अनुसार किस तरीके से यहाँ पर विधानमंडल निर्माण करता है किसी भी आम नागरिक को, ताकि किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो या फिर उत्पत्ति यानी कि प्रॉब्लम्स उत्पन्न ना हो। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। इसके साथ लोक शिकायतें का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे ये बातें बताई गई है कि लोगों के विकास के लिए जो कार्य नहीं किया जाता तो उसको उन्हें अधिकार है कि अपने आप बोल सकते हो कि उनको अपना जो हो दरख्वास्त जो है या फिर करते हुए या फिर जो भी अपनी बातें प्रकट करते हुए पत्र लेखन के रूप में, पत्र के माध्यम से वो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके, सरकार के बातों के रूप में अपनी बातें प्रकट रूप में रख सके। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशंस पैदा होता है जो कि यहाँ पर ये स्थिति है। ठीक है, लोक शिकायतों के लिए यहाँ पर जो है मशीनरी की स्थिति भी होती है कि भाई लोग डिमांड करते हैं कि भाई उद्योग हो, उद्योग का विकास हो। तो ये चैप्टर नंबर 7 बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, नागरिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ और सूचना का अधिकार अधिनियम, लोकपाल, नागरिक घोषणा पत्र एवं ई गवर्नेंस। देखो भाई ये बड़ा चैप्टर नाम है, चैप्टर ही बना दे तू भाई, नाम छोड़ चैप्टर बना दे पूरा। ये चैप्टर का नाम है नागरिक और प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ द्वितीय, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोकपाल, नागरिक घोषणा पत्र और एव ई गवर्नेंस। ये पूरा एक चैप्टर का नाम है, 8वां चैप्टर है। इतना तो बंदा चैप्टर याद कर ले, नाम छोड़ो, चैप्टर ही याद कर लेना तुम लोग। हद है, मतलब क्या कुछ पटांग भी फालतू फालतू रख देता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा सूचना का अधिकार की बात की जाए तो सूचना का अधिकार देखा जाए तो हमें अधिनियम, कौन से अधिनियम, हमारा अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, उसी टाइम से हमें सूचना का अधिकार है कि हमें किसी भी प्रकार की हम सूचना लाइक डेट कि हम गवर्नमेंट एग्जाम, लाइक डेट की फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम पा रहे हैं, लाइक डेट कि आप अब मेरे से पढ़ रहे हो, भाई आपको सूचना पाने का अधिकार है कि सर आप हमें कब तक पढ़ाओगे, अपने कोड, हमारी कोड का क्लास कब लोगे। ये भी एक सूचना है, सूचना पाने का अधिकार है भाई। फॉर एग्जांपल ऑडिट के आपका बिल आ रहा है, ठीक है, तो बिल आ रहा है तो भाई कहीं ज़्यादा बिल आ गए तो आप सूचना जाके मतलब ऑडिट की इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई मुझे बताइए कि मेरा बिल क्यों आया है, मीटर पे कितना यूनिट बैठा है, या फिर आपने कुछ भी ऊँट पटांग अपनी तरफ से लेके चले गए और मीटर तो हमारा दिखा है। तो सूचना पाने का अधिकार है। तो ये कब मिला था हमें, 2005 में मिला था भाई। और ये बातें आप चैप्टर नंबर किस में पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सूचना के साथ साथ लोकपाल की स्थिति पढ़ेंगे कि लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ, लोगों के लिए किस तरीके से भाई यहाँ पे लोकपाल वर्क करने लगा। ठीक है, उसके बाद अभिनयन, यहाँ पे नागरिक घोषणा पत्र क्या है, घोषणा पत्र कब लागू किया थे, क्यों हुआ था। तो ये दस्तावेज के बारे में सब यहाँ पे चैप्टर नंबर 8th में पढ़ते हुए अपनी क्लास को कवर करेंगे। क्लियर है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, समाज कल्याण, संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ। तो वो समाज कल्याण यानी कि सोसाइटी, जैसे कि अब बात कर लेते हैं 9 चैप्टर के बारे में। 9 चैप्टर का नाम क्या है, समाज कल्याण, संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ। देखो समाज कल्याण, समाज क्या होता है, देखो समाज कल्याण और संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ, इन सबको पकड़ लो, बाकी चैप्टर कुछ नहीं करना। समाज देखो, समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, हम पर्टिकुलर आप लोग समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज वह होता है जो लोगों से मिलकर बना होता है, जो पर्टिकुलर एक नीतिगत व्यवस्था, एक कल्याण हेतु के लिए वर्क कर रहा हो। हमारा क्या मोटिव है कि एक शांतिपूर्वक अपने समाज का निर्माण करके अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो समाज कल्याण का मतलब ये होता है कि एक डेवलपमेंट सोसाइटी के रूप में जीवन को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे संकल्पना का मतलब होता है कि हम टारगेट लेके चले कि अपने समाज को ना इस तरीके से, एक बोल सकते हो कि एक आइडियल सोसाइटी के रूप में बनाना है। तो वो एक संकल्पना का मतलब होता है कि संकल्प ले लिया कि नहीं भाई मुझे ऐसा करना ही करना है। तो संकल्पना का मतलब ये होता है।
ठीक है। उसके बाद दृष्टिकोण की बात की जाए तो देखो समाज को हम किस तरीके से देखते हैं। बहुत से लोग देखते हैं कि भाई समाज है ना हमारा परिवार है, समाज समाज में सब हमारे एक बोल सकते हैं मित्र है। बहुत से लोग हैं तो समाज में अरे छोड़ ना, समाज क्या है, समाज जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा बोला जाता है ना। तो इस तरीके से समाज का दृष्टिकोण मिश्रित आर्थिक समाज भी देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम अपने समाज में चैप्टर नंबर 9 में यही पढ़ेंगे कि समाज में हम अलग अलग समाज के समुदाय के लोगों को देखेंगे जो अपने एक दूसरे से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। उसके बाद समाज कल्याण नीतियाँ, यानी कि समाज कल्याण यानी कि डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए हम क्या नीतियाँ बनाएंगे। तो देखा जाए भाई अनुसूचित जनजातियों के लिए भाई पहली नीतियाँ बनानी चाहिए। सिविल आधिकारिक आरक्षण व्यवस्था का स्वरूप अपनाना चाहिए, जो यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नीतियों का निर्माण करना चाहिए। या फिर अनुसूचित जनजातियों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका भी कल्याण हो के हमारा समाज का कल्याण हो सके। बिकॉज जो पहले से डेवलप्ड है अगर उन पर ध्यान दे तो भाई हमारा क्या है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में ये भी बताया गया कि भाई अन्य पिछड़ी वर्गों पर भी हम अपने उनके कल्याण के ऊपर ध्यान देंगे तभी जाके हमारे समाज का कल्याण हो पाएगा। तो ये सारे, उसके बाद हम महिलाओं और बाल विकास के रूप में भी ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ जो हम अपने पर्टिकुलर सीधा सीधा बात बोला जाए तो यहाँ पर हम महिलाओं के साथ साथ और तथा बालिकाओं के साथ भी उनके कदम से कदम साथ मिला के आगे ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय बाल नीति व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इस चैप्टर में बताया भी गया। राष्ट्रीय पोषण नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने तर्क संगत अपने बातों को रखते हुए आगे बढ़ाने की बात कही गई है, जो कि चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा शिक्षा नीति और शिक्षा अधिकार। शिक्षा नीति की बात की जाए तो देखो शिक्षा नीति क्या होता है। शिक्षा यानी कि शिक्षा के प्रति जब हम नीतियों कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं कि इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इतने लोगों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। या फिर महिलाओं को मतलब स्त्रियों के साथ साथ हम बोल सकते हो कि छोटे छोटे मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको भी शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए, उनको भी शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे तर्कसंगत बताई गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई शिक्षा हमारा बोल सकते हो कि एक जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। शिक्षा का जो नीति है हमारे संविधान के वर्णन में बताया गया है कि शिक्षा हमें बोल सकते हैं कि एक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमारे शिक्षा से कोई वंचित नहीं रख सकता। ठीक है। 14 साल तक वर्ष तक कोई भी व्यक्ति जो है हमारे ऊपर शिक्षा को छोड़ने के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो हमें बोल सकते हैं कि ITI यानी कि या क्या बोल सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार यानी कि बोल सकते हैं राइट्स ऑफ एजुकेशन के रूप में हम बोल सकते हो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए भाई हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 में बताई गई है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 है क्या भाई, स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। स्वास्थ्य नीति का मतलब क्या है, यानी कि हेल्थ हेल्थ मतलब बोल सकते हो कि हेल्थ के ऊपर हम क्या करते हैं, मतलब शासन के रूप में नीति व्यवस्था निर्माण करते हैं कि भाई हमारा जो है हेल्थ ऐसा होना चाहिए, हमारा बोल सकते स्वास्थ्य इतना बेहतर होना चाहिए। इस तरीके के हम वर्ग करते हुए अपने ज़िंदगी में अपने आप में जिस तरीके से राष्ट्रीय नीति व्यवस्था शासन व्यवस्था चलाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर आप 11 में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में किस तरीके से आगे बढ़ा, यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है NHP के रूप में आगे बढ़ा। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2002 में भी प्रकाशित हुआ कि भाई अपने राष्ट्रीय की स्वास्थ्य नीति के रूप में हम अपने आगे बढ़े। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2017 में भी प्रकाशित हुआ ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर चेतना दिखाया जा सके, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बेहतर तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद आपका बोल सकते हैं NHM के रूप में, यानी कि हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन के रूप में ये बताया गया, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में हमारा एक टारगेट है कि भाई सभी को हम बोल सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा के रूप में 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिल सके भाई सरकारी में। तो उसी तरीके से भाई हमें निःशुल्क चिकित्सा भी मिलती है। आपने देखा होगा कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 12 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा का अधिकार। खाद्य नीति के अंतर्गत भाई जो है राष्ट्रपति द्वारा खाद्य नीति स्थापित किया गया, किस तरीके से खाद्य नीति यानी कि खान पीन की बातों को तर्क संगत रखने का प्रयास करने के लिए हमारा जो है स्वरूप अपनाया गया। इसके साथ साथ हमारा ये जो खाद्य नीति जो स्वरूप है हमारे ज़िंदगी में किस तरीके से बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, या फिर उन पर किस तरीके से खाद्य को हम जैसे कंजर्व करते हैं ताकि हमारा जो है आने वाले भंडार के रूप में यानी कि भंडारी के रूप में हम उसे रख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे किस तरीके से भाई भंडार था हमारे पास, तभी तो हम मुफ्त में भाई सरकार ने हमें खाद्य मतलब बोल सकते हो अनाज प्रोवाइड किया। खाद्य सुरक्षा अधिकार व्यवस्था भी हम यहाँ पे लागू करेंगे कि हमारा जो है खाने के ऊपर हम किस तरीके से सचेत रहे, अपने अनाज को किस तरह से कंजर्व कर सके, बचा सके, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी ना उनका सेवन कर सके। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, रोजगार नीति यानी कि मनरेगा भी बोलते हैं, रोजगार नीति भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 का मतलब होता है रोजगार का अर्थ क्या होता है। रोजगार का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार का मतलब रोजी रोटी का मुआवजा करवाने में सक्षम करवाने की प्रक्रिया को हम रोजगार बोलते हैं, या फिर काम देने की प्रक्रिया में हम उन्हें रोजगार के रूप में रखते हैं। ठीक है, रोजगार नीति कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे पहली पहल बात की गई थी बाल श्रम का प्रतिषेध जो है इसका पाबंदी लगा दिया गया कि कोई भी बाल श्रमिक को भाई कोई भी किसी प्रकार का पाबंदी नहीं कर सकता, कि भाई मजबूर नहीं कर सकते कि तुझे काम करना है। 14 वर्ष तक कोई भी किसी भी बच्चे पे रोजगार के लिए बाधित नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करना पाया जाता है तो उसे बोल सकते हो कि जुल्म करते हुए देखा जाएगा, या फिर जुल्म माना जाएगा, या फिर कानून में उसे सजा देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। और इसके साथ साथ रोजगार नीति में आपका बोल सकते हो कि मनरेगा में जितने भी लोग आते हैं उनको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि वो अपना जीवन जी सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 था। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आ जाता है पर्यावरणीय नीति। पर्यावरणीय नीति यानी कि एनवायरमेंटल के रूप में आपका देखने को मिला कि हमारा जो आपका पर्यावरण है उसके प्रति हम क्या नीति बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अलग अलग पहले चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि नीतियों की चुनौती क्या थी, पर्यावरण किस तरीके से अब दिन प्रतिदिन दूषित हो रहा है, जिस तरीके से भाई आपका विस्फोट हो रहा है जनसंख्या में। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब देख लो भाई भारत की जनसंख्या क्या है, चीन की जनसंख्या के भी बराबर खत्म कर देख कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पर्यावरण क्या है, दिन प्रतिदिन भाई एयर मतलब लोगों के रहने के लिए भाई घर बनाने के लिए भाई पर्यावरण को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ रहा है या फिर उसका जो है नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 है। उसके बाद संस्थागत उसके लिए कैसे हम योजनाएं बनाया जा सके, कैसे विश्व में पर्यावरण मुद्दों को शामिल किया जा सके, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे कैसे इसमें लोगों ने अपना योगदान दिया। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के उद्देश्य क्या थे, कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति है 2006 में किस तरीके से भाई यहाँ पे मानव को पर्यावरण के बारे में बताया गया, सचेत किया गया विकास करने के लिए, पेड़ रोपण व्यवस्था, सतत विकास के बारे में बताया गया, या फिर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। उसके बाद नीति और वैधानिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण को लेकर कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई, पर्यावरण वन बचाओ या फिर जलवायु संरक्षण, ठीक है, मंत्रालय उद्देश्य की स्थापना किया गया। ठीक है, और पर्यावरण पेड़ पौधे बचाओ या फिर बोल सकते हो वन बचाओ इत्यादि इत्यादि जैसे नारों का संबोधित करते हुए चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 के साथ साथ जो ये आपका कोड है, इसके कोड के साथ साथ ये आपका प्रॉपर आपका पूरा जो सेशन है कंप्लीट होता है विद चैप्टर वाइज। और ये आपका कोड के साथ साथ ये BPAC 101 जो कि पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस का जो ये फर्स्ट ईयर का कोड है, ये आपका पूरा चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।